हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हम अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के अंदर यूनिट 2 पर थे, जिसके अंदर हमने 7-8 टॉपिक जो है डिस्कस कर लिए हैं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर नए इशू को जो हमने पढ़ा था प्राइमरी मार्केट के अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, न्यू इशू, नए शेयर्स को इशू करने के लिए, नई सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए उसकी प्राइसिंग यानी कि जो शेयर है या इशू है उसकी प्राइस किस तरह से डिटरमाइन करनी है, वो कैसे करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। An issuing company may determine the price of specified securities in consultation with lead manager or through book building process। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमने पीछे पढ़ा था अपना। तो वो होता क्या है कि जब आप नई सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो आपके पास गिवन है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल इतनी है, उसके अंदर से आपको फिलहाल जो है इतने, उसके अंदर से कुछ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वही इशू करने हैं। कुछ आपको लिक्विडेशन के लिए भी रखने होते हैं, तो इस तरह की सारी चीजें हैं, उनको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर्स या इशूड शेयर्स। तो इशूड शेयर्स के भी कई आगे जो है सब पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, उस तरह की चीजें। फुली पेड अप है या पार्शियली पेड अप है, वो सारी चीजें आपने अपने अकाउंट्स के अंदर 12th के अंदर पढ़ी होंगी, ग्रेजुएशन में पढ़ी होंगी वो चीजें। तो उस हिसाब से जो है प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर को ये चीज देखी जाती है कि सिमिलर इंडस्ट्रीज के अंदर बाकी कंपनीज अपने शेयर को किस तरह से प्राइस कर रही हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लीगल फैक्टर्स हैं, कोई गवर्नमेंटल पॉलिसी है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए अपने शेयर्स को प्राइस करना है। मैक्सिमम सीलिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम सीलिंग कितनी होनी चाहिए, जो हमारा मार्जिन है या प्रीमियम है वो कितना होना चाहिए, डिस्काउंटिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती हैं कि आपकी नए शेयर्स का या नए इशू का जो है प्राइस क्या होने वाला है। द कूपन रेट एंड द कन्वर्जन प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो डिटरमाइन इन दी सेम मैनर। तो कूपन रेट जो होता है सिक्योरिटीज का, सिमिलरली जो कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने डिबेंचर्स ले रखे हैं, जो 10 साल के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इनको या तो शेयर्स में कन्वर्ट करवा लीजिए और पैसा अपना इन्वेस्टेड रखिए, जिसके ऊपर अब तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। या आप उसको जो है रिडीम कर, मैच्योर हो गए हैं, रिडीम करवा लीजिए, आपको यूं का यूं जो है हम कैश दे देंगे, प्रिंसिपल प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट अभी तक ड्यू है। तो इस तरह से, लेकिन अगर कन्वर्टेबल है तो आप उनको कन्वर्ट करवाने का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, तो उनके प्राइसिंग भी है उस तरह से डिटरमाइन होते हैं। तो सेबी जो है अपना सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर, तो वही गाइडलाइंस इशू करते हैं। तो आइए उनकी गाइडलाइंस देखते हैं क्या है। कंपनी शुड हैव द शेयर्स इशूड टू द पब्लिक बी लिस्टेड इन वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आप शेयर इशू करेंगे तो उसका प्राइस डिटरमाइन करने पहले शेयर लिस्ट करवाना जरूरी है ना। शेयर्स अगर आपके लिस्टेड नहीं है, और शेयर लिस्ट किसके हो सकते हैं, एक पब्लिक कंपनी के, क्योंकि पब्लिक ही आपके शेयर्स तभी खरीद पाएगी ना जब वो लिस्ट होंगे। तो ये चीज आपको शायद पता होगी कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लोग उस जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स देन खरीद सकते हैं, हेंस पब्लिक अंडरटेकिंग। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट जो है वो इस तरह की जो है हरकतों से जो कर नहीं सकते हैं, मोस्ट केसेस में, कुछ अगर कर सकते हैं तो उनके जो है सेबी की गाइडलाइंस अलग से इशू कर रखी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है मान लीजिए कि अगर एक पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने शेयर्स, सिक्योरिटीज, एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटीज, हमारे यहाँ पर कितने सिक्योरिटी एक्सचेंजेस है रिकॉग्नाइज, 2, एनएसई और बीएससी। तो इन दोनों के अंदर जो है एट द वेरी लीस्ट आपके शेयर्स क्या होने चाहिए, लिस्ट होने चाहिए। नंबर 2 है वेयर द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वॉल्व्स ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन बाय द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। The value of equity capital, subscribed capital privately held by the promoter and their friends shall not less than 15% of the total issued capital। देखो, प्रोमोटर्स कौन होते हैं, वो लोग जो आपकी कंपनी को आइडिया जनरेशन से लेकर इनकॉर्पोरेशन तक सारा काम करते हैं। आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का जो इनिशियल फंडिंग है, इनिशियल कैपिटल है, वो सारी चीज लगाने का काम कौन करते हैं, प्रोमोटर। यानी कि कंपनी जब बिल्कुल जीरो लेवल पर होती है, उस लेवल से लेकर और उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिलवाने तक, उसकी वर्किंग कैपिटल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जब तक उनका इशू जो है वो हो नहीं गया है, वो सारी इनको कौन प्रोवाइड करता है, प्रोमोटर्स प्रोवाइड करता है। इन प्रोमोटर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एट द सेम टाइम इनको कुछ राइट्स भी मिलते हैं। वो राइट्स में से इनका एक राइट है कि कम से कम 15% जो नए शेयर्स की इशू है वो किनको मिलनी चाहिए, प्रोमोटर्स को मिलनी ही चाहिए। एन इक्विटी प्रेफरेंस रेशियो इज 3:1 इज अलाउड, यानी कि हर तीसरे इक्विटी शेयर के ऊपर आप एक प्रेफरेंस शेयर क्या हो सकते, इशू कर सकते हो। ना करना इज अनदर थिंग, बट आपके पास ये एक मैंडेट है, या सॉरी मैंडेट कह रहा हूं, या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अगर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों तरह की जो है शेयर कैपिटल अगर आप अपनी फर्म में रखते हैं, तो हर
तीन इक्विटी के ऊपर आप एक प्रेफरेंस कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक इक्विटी है एक प्रेफरेंस है, एक इक्विटी एक प्रेफरेंस नहीं। किसी बंदे के पास अगर तीन इक्विटी है तो आप उसको एक प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर सकते हैं। किसी के पास 6 इक्विटी है तो उसको आप 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी एज पर द स्टैंडर्ड सेट विद रीजनेबल डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो आपको पता है क्या होती है? डेट इक्विटी रेशो होती है कि कितना ओनर्स की खुद की कैपिटल है, जिसको इक्विटी बोलते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, एक्चुअल ओनर्स। और कितनी डेट है उसको कवर करने के लिए आइडियली होना चाहिए कि आपकी इक्विटी जो रेशो है, इक्विटी जो कैपिटल है, वो डेट कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आप कल को अगर आपके पास डेट पे करने के पैसे नहीं है तो ओनर्स फंड के अंदर से उसकी रीपेमेंट कर पाओ। तो वो चीज है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रेफरेंस प्रायोरिटी बेसिस के लिक्विडेशन के टाइम पे जो प्रायोरिटीज होती हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्रायोरिटी सबसे लास्ट में दी जाती है। जो पैसा बच जाता है वो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिटर्न करने में लगाया जाता है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो उस हिसाब से प्रायोरिटीज के देखते हुए हमें ये चीज देखनी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है हमारी प्रोजेक्ट्स की, वो डेट इक्विटी रीजनेबल होनी चाहिए रेशो, तब जाके वो चीज हम कर पाएंगे। उसके बाद न्यू कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम। देखा, तो ये एक मैंडेट है कि कोई भी अगर आप पहली बार अपना शेयर इशू कर रहे हो तो आप प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकते हो। एफपीओस के मामले में या कोई और सब्सिक्वेंट आईपीओ आता है तो उसके अंदर आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो आप जो है प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकते। तो ये 5 कंडीशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी इशू, ये नए इशू करने के लिए। तो पहली कौन सी थी कि लिस्ट होने चाहिए सबसे, अगर लिस्ट ही नहीं होंगे तो खरीदेंगे कैसे? तो लिस्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक जो है वो गाइडलाइन है। दूसरी चीज कि भाई आपके जो प्रोमोटर्स हैं, उन प्रोमोटर्स को एटलीस्ट 15% आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट मिलना चाहिए। उसके बाद आपकी जो इक्विटी प्रेफरेंस रेशो है वो 3:1 होनी चाहिए, यानी कि इक्विटी पर थर्ड इक्विटी के ऊपर आप एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर पाओगे। आपका जो कैपिटल कॉस्ट है वो किसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए? डेट इक्विटी रेशो के स्टैंडर्ड से। और उसके बाद आपकी नई कंपनी जो है वो प्रीमियम पे शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ये 5 गाइडलाइंस आपकी। और देखते हैं अगर प्राइमरी मार्केट के अंदर अगर फर्स्ट इशू करना है तो उसको कैसा है। A new company which has not completed 12 months of commercial operation will not be allowed to issue shares at a premium। तो अगर एक कंपनी है जिसने 1 साल या 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपने कामकाज को चालू या उससे कम किया है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो 1 जनवरी 2022 में स्टार्ट होती है, तो उसको 1 जनवरी 2023 तक प्रीमियम पे इशू करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यानी कि आपको 12 महीने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो जाके आप अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर पाएंगे। If an existing company with a 5-year track record of consistent profitability is promoting a new company, then it is allowed to price its issue। अगर एक कंपनी है जो 5 सालों से प्रॉफिटेबल है और वो किसी और कंपनी को, अगर वो किसी और कंपनी को प्रमोट करती है, तो उस कंपनी को ये परमिशन होती है कि वो अपने शेयर्स को क्या कर सके? अपनी मर्जी से प्राइस कर सके, प्रीमियम पे करे या कुछ करे, क्योंकि अब उसके पास एक सिक्योर्ड बैकअप है कि ये कंपनी थी जो 5 साल से, जैसे मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, कोई भी नया स्टार्टअप है, रैंडम है, जैसे हमने उस दिन रेटियम की बात करी थी जो कि हमने खुद बनाया था बैठ के यहीं पे। तो रेटियम एक ऐसा स्टार्टअप है जो मेरे मन में आ रहा है जिसको बैकअप कौन कर रहा है? टीसीएस कर रहा है। अब मान लीजिए टीसीएस जो है पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है, तो इस केस के अंदर टीसीएस मेरे शेयर्स का प्राइस डिसाइड कर सकता है, वो प्रीमियम पे इशू करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। तो ये जो है सेबी की गाइडलाइंस है प्राइमरी मार्केट के लिए। उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो आपको शेयर का जो इशू प्रोसेस है वो तो पता होगा। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन होती है, फिर अलॉटमेंट होती है, फिर फर्स्ट कॉल होती है, फिर सेकंड कॉल होती है, उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट कॉल होती हैं अप टू द पॉइंट जो आपका फाइनल कॉल बनती है। अगर आपकी फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है देन वो बन जाएगी, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल एंड देन फिफ्थ कॉल आपकी फाइनल कॉल है, तो फोर्थ के बाद आप क्या कहेंगे? फाइनल कॉल। ये जो आपका है शेयर इशू का प्रोसेस रहता है, ये चीजें आपने 12th क्लास से पढ़ दिया है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है कि भाई अलॉटमेंट किस तरह से करनी है। तो इसके अंदर हमें ये नहीं पढ़ना किस तरह से करनी है, हमें इसके अंदर एक फैक्ट है जो चीज पढ़नी है, जो आपके जेआरएफ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई शेयर अलॉटमेंट जिस दिन हुई है उसके किस दिन के अंदर अंदर आपको शेयर अलॉट हो जाने चाहिए, तो वो चीज है। तो उसके अंदर ये है, एज पर सेबी गाइडलाइंस द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 15 days ऑफ इशू क्लोजिंग डेट। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उस डेट, मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन जो है 1 महीना भर चलती है,
मान लीजिए आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करी है 1/6/2022 को, जो चली है 30/6/2022 तक। तो 30/6/2022 के 15 दिन के अंदर अंदर 30/6/2022 आपकी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो शेयर्स जिनको भी इशू किए गए हैं उनको वो शेयर्स डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में क्या करने पड़ेंगे, अलॉट करने पड़ेंगे, अलोकेट करने पड़ेंगे। As soon as allotment is completed within 2 working days, the detail of credit to demat account dispatch refund order needs to be completed। अगर किसी केस के अंदर जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई, मान लीजिए किसी ने अप्लाई किया था, उसने अपना जो एप्लीकेशन मनी है वो भी पहुंचा दिया है, लेकिन किसी कारणवश उसका नंबर जो है वो या उसने जो है एक पर्टिकुलर पर हेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे नहीं करा है, तो कोई भी केस हो सकता है जिसके अंदर उसको शेयर्स अलॉट नहीं हुए, तो उसको एप्लीकेशन मनी जो है वो और 2 दिन के अंदर अंदर क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी कंपनी को, उस आदमी को जिसको शेयर्स अलॉट नहीं हो पाए। जिनको अलॉट हो गए उनसे फिर अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी, उससे फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे जाएंगे और जो भी सब्सिक्वेंट कॉल होनी है उनके पैसे मांगे जाएंगे। जिनको शेयर्स इशू या अलॉट नहीं हुए हैं उनके पैसे कंपनी को रिफंड करने पड़ेंगे। उसके बाद आती है सेकेंडरी मार्केट। द सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड और ट्रेडेड। अब देखो जैसे मैं और आप हैं जो ग्रो ऐप का इस्तेमाल करें, मान लो जेरोधा का करें या और भी आईसीआईसीआई डायरेक्ट है या कुछ भी इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग एप्स हैं, या कोई शेयर खान है या अपना रैली गेयर है या कोई भी है, इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ शेयर स्टॉक्स है, अप स्टॉक्स है, पेटीएम है, फोन पे है, तो आप इन पे जितने पे भी जो आप शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो या उनको रीट्रेड करते हो आगे आने वाले टाइम में, तो वो किसके जो है रेगुलेशन में होते हैं, हमारे सेकेंडरी मार्केट के अंदर रेगुलेट, क्योंकि वो शेयर्स इशू तो हुए नहीं है, वो शेयर तो ऑलरेडी इशूड है, वो एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट हुए हुए शेयर किसी ने बेच दिए थे इसलिए वो अभी किसी ब्रोकर के पास पड़े हैं, आपको वो शेयर खरीदने हैं तो आप उस ब्रोकर के पास से खरीद सकते हो। तो आप समझे ये बात चीज की, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स थे जो किसी आदमी ने कभी बेच दिए होंगे, आपको अभी लेने हैं तो आप उसको वहां से ले सकते हो। इस तरह की चीजें सेकेंडरी मार्केट में होती हैं। As per Securities Contract Regulation Act 1956, stock exchange is an association, organization, or body of individual, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, and controlling business in buying, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो अगर आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टॉक एक्सचेंज से आप क्या समझते हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन है कि एज पर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, स्टॉक एक्सचेंज एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जो इनकॉर्पोरेट हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट का पर्पस है कि वो मदद करेगी, रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करेगी बिजनेस में को, किस में, बाइंग सेलिंग किसकी, सिक्योरिटीज की। तो ये आपकी एक डेफिनेशन बन जाती है स्टॉक एक्सचेंज की। मेन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। अब फंक्शंस दे रखे हैं सेकेंडरी मार्केट के, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर कंटिन्यूस ट्रेडिंग। अब आपको मेरे को अभी शेयर खरीदने हैं, मैं 1 सेकंड में ये लेक्चर पॉज करके 1 मिनट में 2-3 शेयर खरीद लूंगा और वापस से लेक्चर कंटिन्यू कर सकता हूँ, 2 मिनट नहीं लगेंगे ये काम करने में। तो ये क्या है, ये कंटिन्यू 24/7 मैं इस सेकेंडरी मार्केट के थ्रू ये ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता हूँ। हेल्प्स इन फाइंडिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैं कोई सिक्योरिटी का प्राइस देखूंगा, मान लीजिए मैंने ग्रो ऐप का इस्तेमाल करा, मैं यहाँ एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट क्योंकि ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, और ये ग्रो ऐप थोड़ी फेमस भी है इसलिए शायद आपको भी ये चीज़ पता हो, तो मैं जस्ट एक ऐसा नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बने। हेल्प्स इन फाइंडिंग प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज में क्या है, अब मैं ग्रो ऐप खोलता हूँ और उसके अंदर मान लीजिए मुझे आइडिया वोडाफोन का शेयर दिखता है, एयरटेल का शेयर दिखता है, तो उसके आगे उसका प्राइस, कोटेड प्राइस लिखा होता है कि भाई इतने में आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मैं देखता हूं उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और ब्रोकरेज वगैरह वो सब चीजें लिखी होती है। तो 10 रुपए का एक शेयर है तो मुझे 11 रुपए में पड़ेगा, या 11 तो नहीं, खैर 10-10.5 रुपए में जो है वो चीज पड़ जाएगी। तो वो इस तरह से जो है मुझे सिक्योरिटीज का प्राइस भी पता चल जाता है। एंश्योर सेफ एंड फेयर ट्रेडिंग। अब ये जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ एंक्रिप्शन से सिक्योर्ड होती हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, आपका बैंक अकाउंट होता है, पैन अकाउंट होता है, आधार होता है, इस तरह की आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपका जो डेबिट कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, ताकि आपका जो पैसा है वो वहां से जो है, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो यूपीआई वगैरह अकाउंट अगर मान लो उसको कहो आप, तो वो आपका वहां पे कनेक्टेड होता है, तो उससे जो है आप वहां से शेयर खरीदते हो, और अगर आपको किसी का इंटरेस्ट या डिविडेंड आता है, आपको उसको बेचना है, तो आपके डायरेक्ट पैसे बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है, तो हाईएस्ट बिट ऑफ इंक्रिप्शन जो है इसके अंदर यूज की जाती है, तो बिल्कुल एकदम से जो है फेयर है। और जो
प्राइस आपको जो सेंसिटिव इंडेक्स है, सेंसेक्स है या निफ्टी में दिख रहे हैं, वो एग्जैक्ट प्राइस ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, कोई ऊपर नीचे, बल्कि इनफैक्ट इन चीजों में ना आपकी ब्रोकरेज भी बहुत कम होती है। एड इन फाइनेंसिंग द इंडस्ट्री, अब ऑब्वियसली ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये कंपनीज के पास तो जा रहा है, उनकी कैपिटल बन रही है इन चीजों से। डिसएस्टिमेट इंफॉर्मेशन, आप तक इंफॉर्मेशन ये पहुंचाते हैं, आपको जाना नहीं पड़ता इंफॉर्मेशन के लिए। प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करते ही आपको जो है सारे स्टॉक्स इन और उसके पिछले कितने ही सालों के डाटा जो है दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, तो एक बैरोमीटर है, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह आप प्रेशर जो है वो माप सकते हैं। यूजुअली एयर प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां तक मेरा ज्ञान है। तो इस तरह का एक जो मीटर है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है सेकेंडरी मार्केट, जो क्योंकि देखो इसके अंदर इंडेक्स होते हैं, आपको पता है सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, आए दिन सुनते हो सेंसेक्स फॉल कर गया, निफ्टी फॉल कर गया। वो क्या है, वो मार्केट के प्रेशर को आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी, अगर देखो अगर आपका जो सेंसेक्स है वो नीचे जा रहा है, डिप में जा रहा है, फॉल कर रहा है, इतने पॉइंट्स गिर गया, इतने पॉइंट्स गिर गया, इतने पॉइंट्स बढ़ गया, तो वो क्या दिखा रहा है कि इकोनॉमी प्रेशर किस तरह का है। पॉजिटिव प्रेशर है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव प्रेशर है तो नीचे चला जाएगा। फिर से बुल एंड बियर मार्केट यहाँ पर बात आ जाती है। उसके बाद है स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होते हैं, एक इस तरह का सिस्टम, इस तरह का एल्गोरिदम होता है, इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, जिसके अंदर एक तरह के शेयर्स उठाए जाते हैं, उनका वेटेड मीन आपको वहां पर डिस्प्ले किया जाता है। इस तरह की जो है ये शेयर जो है ऊपर है, ये शेयर नीचे है, इस तरह की चीजें वो बताता है आपको। स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज स्टैटिस्टिकल मेजर which shows changes taking place in the stock market. To create an index, a few similar kinds of stocks are chosen from amongst the securities already listed in the exchange and grouped together. The criteria of stock selection could be the type of industry, market capitalization और size of the economy। तो ये चीज जो है आप खुद से पढ़ लेंगे, तो आपको मैं जो है सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी 50, BSE 100, ये सारे आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ये चीज आप कर सकते हैं। मेन आपको ये याद रखना है कि इंडेक्स एक ऐसा स्टैटिस्टिकल, एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके अंदर एक तरह के शेयर्स लिए जाते हैं, उनकी वेटेड एवरेज निकाल के वहां पर आपको बता दिया जाता है कि ये शेयर जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये शेयर जो है बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद है ट्रेडिंग एट स्टॉक एक्सचेंज, किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है ये। तो ये चीज देखो, ऑल ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन 9:55 AM एंड 3:30 PM। तो सुबह 9:55 पर ओपनिंग बेल बजती है, एक घंटी बजती है, टन टन टन, जिससे आपका स्टॉक मार्केट स्टार्ट होता है एग्जैक्टली 9:55 पर। और फिर 3:30 पर क्लोजिंग बेल बजती है, जिससे आपका स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो है बंद हो जाती है। तो ये चीज जो है आपको पता चल जाए। मंडे टू फ्राइडे इन इंडिया, मंडे टू फ्राइडे 9:55 से लेकर 3:30। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बोला था 24/7 ट्रेडिंग कर सकता हूं मैं, हाँ तो बिल्कुल कर सकते हो। होता क्या है कि मान लीजिए मैंने 3:40 या 3:30 से पहले, कभी उसके बाद 3:30 के बाद मैंने कोई भी ऑर्डर प्लेस करा, तो वो ऑर्डर जो है अगले दिन 9:55 के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 9:55 से 3:30 के बीच में कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूं तो वो इस पीरियड के बीच में एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 9:55 से पहले कोई ऑर्डर प्लेस करता हूं तो वो 9:55 के बाद एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 3:30 के बाद, आज मान लीजिए 7 तारीख है, और 7 तारीख को मैं 3:40 या 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूं, तो वो कल 8 तारीख को 9:55 के बाद एग्जीक्यूट होगा। ट्रेडिंग आप कभी भी कीजिए, ट्रेडिंग एग्जीक्यूट इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर ही होगी। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो प्रोसेस दे रखा है, सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जो CDSL या NDSL के अंदर जो है पड़ता है। डिपॉजिटरी मैंने आपको बताई थी, एक बैंक अकाउंट की तरह काम कर, देखो बैंक अकाउंट नहीं होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आपका कैश मनी रखा होता है, वैसे ही एक डिपॉजिटरी, एक इस तरह की इंस्टीट्यूशन, एक इस तरह की चीज होती है, एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आपके शेयर्स रखे होते हैं। एक आदमी के नाम पे एक अकाउंट क्रिएट कर लिया जाता है, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट CDSL या NDSL में बनते हैं। उन अकाउंट्स के अंदर फिर आपके शेयर्स जो है अलोकेट हो जाते हैं। उसके बाद एक ब्रोकर अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद फिर ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो आप, और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। विद इन 24 आवर ऑफ दिस द ब्रोकर मस्ट इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। तो ये जो है, सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलता है। डीमैट अकाउंट दो जगह खुल सकता है, NDSL या CDSL में। उसके बाद एक ब्रोकर अपॉइंट किया जाता है, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो सेटलमेंट हो सकती है। अब ये जो है, ये दो चीज, ये सेटलमेंट वाला पॉइंट, इसको प्लीज स्क्रीनशॉट कर लेना, नहीं तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा ये चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये आपके जेआरएफ के अंदर पिछले 2-3 बारियों के अंदर से लगातार पूछा जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए किया गया था। अगर आपने वो स्कैम 1992 देखी थी तो वो ना, ये सेटलमेंट एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से ये सारा जो है स्कैम जो है इनिशिएट किया गया था, इसको अंजाम दिया गया था। ये सेटलमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा जाता है बार बार, आपको पता होना चाहिए। स्पॉट सेटलमेंट क्या होती है? जिस दिन आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया या वो एग्जीक्यूट हो गया, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको सेटलमेंट मिल जानी चाहिए। तो T+2 इस हिसाब से बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजेक्शन अकरिंग ऑन मंडे विल बी सेटल्ड बाय वेडनेसडे, द सेकेंड वर्किंग डे। जिस दिन आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया उसके अगला दिन, एंड देन उसका अगला दिन आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, आपका ऑर्डर सेटल हो जाना चाहिए। एग्जीक्यूट नहीं, आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आपका ऑर्डर सेटल हो जाना चाहिए। ये आपका प्रोसेस है। पहले ये चीज होने में टाइम लगता था, पहले 15 दिन का या 2 हफ्ते का टाइम था। अगर आपने 1992 स्कैम अर्शद मेहता वाली अगर देखी है सीरीज, उसके अंदर आपको पता होगा। तो वो जो है ज्यादा टाइम था, और इस टाइम का बहुत गलत तरीके से फायदा उठाकर वो स्कैम को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। बट नेवर माइंड, स्पॉट सेटलमेंट का मतलब है अब फिलहाल यही चीजें चलती हैं। आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 24 घंटे के अंदर अंदर, उस 24 घंटे के 2 दिन के अंदर अंदर वो सेटल भी हो जाएगा। फिर फॉरवर्ड सेटलमेंट आ जाती है। अंडर दिस सेटलमेंट ट्रेडर्स डिसाइड टू सेटल द ट्रांजैक्शन ऑन सम फ्यूचर डेट। इट मीन सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन फ्यूचर डेट। इट कैन बी T+5 या 5वें दिन या 7वें दिन। तो फ्यू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब देखो क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो कोई फ्यूचर, अगर आपको पूछा जाए फॉरवर्ड सेटलमेंट क्या होती है, तो ऐसी सेटलमेंट जो किसी फ्यूचर डेट पे करी जानी हो, तो उसके अंदर यूजुअली T+5 या T+7 जो क्राइटेरिया है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितनी सेटलमेंट है वो स्पॉट सेटलमेंट होती है, यानी ऑन द स्पॉट। यानी कि आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूट होगा, 24 घंटे जिस दिन होंगे उस दिन के 2 दिन के अंदर अंदर आपका ऑर्डर सेटल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। उसके बाद है किस तरह की स्क्रिप्ट होती हैं। स्क्रिप्ट का मतलब सिक्योरिटीज होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। स्क्रिप्ट सिक्योरिटीज का ही दूसरा नाम है। तो ये है आपकी ग्रुप ए सिक्योरिटीज हैं, ग्रुप बी हैं, ग्रुप सी हैं, ग्रुप एफ हैं, ग्रुप जी हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। ग्रुप जी में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं, एफ में डेट मार्केट आता है, जैसे डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, उस तरह की चीजें। ग्रुप सी में ऑड लॉट्स आते हैं, परमिटेड शेयर्स आते हैं, जिसके अंदर आपके ई सोप वगैरह वो सारी चीजें आएंगी। ग्रुप बी के अंदर उस तरह के स्टॉक्स आएंगे जो ऊपर किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, नॉर्मल वॉल्यूम्स एंड ट्रेडेड है। तो ये B1 इज रैंक्ड हायर देन B2, बट रिस्क है, ये रेलिवेंट है। तो ये थोड़ा सा आप इसको एक बार रिवाइज रीड कर लेना, ये इतना रेलिवेंट नहीं है। तो स्पेसिफाइड शेयर मोस्ट लिक्विड जो है, एक्सीलेंट फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर्पस। तो ग्रुप ए सिक्योरिटीज काफी अच्छा माना जाता है। तो उस तरह से जेड वो सिक्योरिटीज होती हैं जो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो नहीं करती, सेबी की गाइडलाइन जो हमने ऊपर पढ़ी थी उनमें से किसी एक में या ज्यादा में डिफॉल्ट कर जाए तो उनको जी सिक्योरिटीज माना जाता है, जी या जेड बोल लो। तो उस तरह से उसके बाद है कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट्स। इट मींस क्रेडिटिंग फंड्स एंड डेबिटिंग सिक्योरिटीज इन द अकाउंट ऑफ सेलर, द अकाउंट्स ऑफ बायर, और सिंपली क्लियरेंस। तो देखो, जो ऊपर डेज डिसाइड कर रखे हैं ना, ऑर्डर लगाओ, उसके 24 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट करो, उसके 2 दिन के अंदर अंदर सेटल करो। तो इस सब के अंदर जो भी ट्रेडिंग हो रही है उस चीज को कंपल्सरी रोलिंग सेटलमेंट का नाम दे दिया जाता है। यानी कि जो दिन डिसाइड हो रखे हैं, अगर उनके अंदर आपका स्टॉक जो है सेटल हो गया है बिना किसी डीले के, तो उसको कंपल्सरी रोलिंग स्टेटमेंट का नाम दिया जाता है। यानी कि पैसा क्रेडिट कर दो, फंड्स डेबिट कर दो, क्योंकि अब क्या हो गया, पैसा चला गया ना, तो ये तो सिंपल अकाउंट्स है, पैसा चला गया, कैश आउट हो गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बदले में मेरे को नए एसेट्स मिल गए, क्या मिल गए, सिक्योरिटीज मिल गई, तो वो डेबिट हो जाएंगे। सिमिलरली जिस ब्रोकर के पास से सिक्योरिटीज गई हैं तो उसका एसेट खत्म हो गया, तो उसके सिक्योरिटीज क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और उसके पास पैसा चला गया तो उसके लिए पैसा क्या बन गया, एसेट बन गया, तो वो डेबिट कर दो। ये तो सिंपल आपको पता है, डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये चीज है, अगर ये चीज हो रही है, most of the security transaction are settled on a rolling basis। T+1 means next working day after execution of trade। मैंने बताया जो ऊपर दिए गए टाइम है, T+2 एक मैक्सिमम टाइम है। ये मत सोचना कि दूसरे ही दिन होंगे, उसके अंदर अंदर हो जाने चाहिए। विद इन शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, तो मतलब उसके अंदर वो मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर जाएगा तो पेनल्टी बेयर करनी पड़ेगी ब्रोकर, वो चीज। तो उसके बाद है भाई लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज के भी लिस्ट कैसे, या जो आपकी सिक्योरिटीज है उनको लिस्ट कैसे करना है, क्या होता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो वो चीज़ भी मैंने बता दी है कि जब आप अपने शेयर्स को किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वहां पर पब्लिश करते हो जाके, जिससे आपके लोग आपके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकें, उस चीज़ को बोलते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज।
तो मेरिट बता रखे हैं, यानी कि एडवांटेजेस हैं सिक्योरिटीज लिस्ट करवाने के। तो जनरल पब्लिक गेट इन्फॉर्मेशन ऑन डेली बेसिस ऑफ प्राइस एंड वर्थ ऑफ द स्क्रिप कंफ्यूज मत करना, सिक्योरिटीज ही हैं तो वो चीज़। वर्थ ऑफ स्क्रिप ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो जनरल पब्लिक है, अब तो आप अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिश करवा रहे हो तो जनरल पब्लिक को भी क्या पता चल जाएगा ना भाई आपके जो है सिक्योरिटीज किस प्राइस पे है। वो लाल एरो, ग्रीन एरो वो भी दिखती रहेंगी कि भाई कल इतना था आज इतना बढ़ गया है, या कल इतना था आज इतना कम हो गया है। लिस्टिंग एंश्योर बेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज। अब आपने लिस्ट करवाया है तो आप इंडेक्स का पार्ट बन जाओगे, है ना। जो ऊपर सेंसिटिव इंडेक्स आया था, निफ्टी आया था, BSE 100 आया था, तो वो आप अपना मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देंगे कि आपके प्राइस की जो आपका जो शेयर है वो इतना प्राइस होना चाहिए, इतना प्राइस है। तो वो वेरिएशंस कैलकुलेट करने में पता चल जाएगा कि अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। यानी कि आपका शेयर मान लो 100 रुपए, सारे वेरिएबल्स को जो फैक्टरिंग करते हुए आपका शेयर जो है वो 100 रुपए का होना चाहिए, लेकिन आपने जो है उसको लिस्ट करवा रखा है 110 रुपए पे, तो सिंपली आपका शेयर ओवर वैल्यूड है। या अगर आपका शेयर 100 रुपए का होना चाहिए और आपने उसको लिस्ट कर रखा है 90 रुपए पे, तो आपका शेयर क्या है, अंडर वैल्यूड है। तो आपको उसको रीजन देना पड़ता है कि मेरा शेयर क्यों अंडर वैल्यूड है, क्या कोई डिस्काउंट तो नहीं दे रहे हो तुम, डिस्काउंट देना अलाउड नहीं है, या अगर आप कुछ केसेस में अलाउड है कुछ केसेस में नहीं है, तो वो डिसाइड करना है, तो वो सारी लीगल कंप्लायंसेस की बात आ जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर वेरिएशंस पता लग सकती है। लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ द एक्सचेंज। तो मैंने आपको बताया वो 9:55 से 3:30 का टाइम है। उस टाइम पे आप जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेटल कर सकते हो। अगर उसके बाद या उसके पहले आप करते हो तो फिर जो भी अगला वर्किंग डे होगा या टाइम होगा उस दिन आपके शेयर्स जो है सेटल वगैरह। लिस्टेड कंपनी कंपल्सरीली हैव टू पब्लिश देयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस एंड सबमिट टू एक्सचेंज। जो लिस्टेड कंपनी है उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर सबमिट करवानी पड़ेंगी, और जो है एक्सचेंज को। तो क्वार्टरली बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसको बोल लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, उसके अलावा जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं, वो सारी चीजें तो वो आपको यहाँ पर पब्लिश करवानी पड़ेगी किसके, क्वार्टरली बेसिस पे, यानी हर क्वार्टर में आपको ये चीज करनी पड़ेगी। लिस्टिंग प्रोवाइड्स फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। तो ऑब्वियसली बात है जो सिक्योरिटीज है वो ट्रेड हो सकती हैं, तो वो ट्रेड ट्रांसफर ही तो हो रहा है। ट्रेड क्या है, ट्रांसफर है। सेल परचेज क्या है, ट्रांसफर एग्रीमेंट है, वो सारी चीजें। फिर लिस्टिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो मिनिमम इशूड कैपिटल एंड मिनिमम पब्लिक ऑफर। सबसे पहले ये चीज आती है, मिनिमम इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी मस्ट बी 3 करोड़ रुपए, ऑफ विच एटलीस्ट 1.80 करोड़ इन फेस वैल्यू मस्ट बी ऑफर टू जनरल पब्लिक। तो यानी कि जो एक मिनिमम ऑफर है, इशूड कैपिटल है, वो कितनी होनी चाहिए, 3 करोड़। अगर 3 करोड़ से कम है तो आप अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं करवा सकते। ये क्राइटेरियाज बता रहे हैं। 3 करोड़ तो मिनिमम होना चाहिए आपकी कंपनी की कौन सी, इशूड कैपिटल, ऑथराइज नहीं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपकी 3 करोड़ होनी चाहिए कम से कम, और इसके अंदर से कम 1.80 यानी कि 60% जो है वो आपको किसको देना है, पब्लिक को इशू जो है ऑफर करना पड़ेगा। फिर मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए, मस्ट बी एटलीस्ट 5 पब्लिक शेयर होल्डर फॉर एवरी 1 लाख रुपीज ऑफ फ्रेश पब्लिक, यानी कि हर 1 लाख के ऊपर कम से कम 5 लोग होने चाहिए। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर बता रखी है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अगर मान लो, देखो अब क्या है, किसी बंदे ने 100 रुपए की एप्लीकेशन मांगी थी और उसने 120 रुपए जो है जमा करवा दिए, या तो वो 20 रुपए अगली कॉल के में एडजस्ट करो, या उस 20 रुपए के ऊपर जो एक्सेस मनी दे रखा है उस बंदे को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका पैसा रोक के रखा हुआ है। वो चीज यहाँ पर बताई गई है। The companies are obliged to pay interest on excess applicant at the range of 4% to 15%, depending on the delay beyond 10 weeks from the date of closure of subscription list। तो वो चीज बता रखी है इन्होंने कि अगर किसी ने आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी दे रखी है और आप उसका पैसा रिफंड नहीं कर रहे हैं, जो कि आपको रिफंड करना चाहिए था 10 वीक के अंदर अंदर, तो मतलब 10 वीक जो है आपका क्राइटेरिया है। अगर आप 10 वीक से कम के अंदर उसका जो है पैसा रख रहे हैं तो आपको मिनिमम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4% जो है। अगर आप 10 वीक से ज्यादा रख रहे हो तो आपको 15% तक इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ सकता है। उसके बाद है लिस्टिंग ऑन मोर देन वन एक्सचेंज और एंड ऑन रीजनल एक्सचेंजेस, एवरी कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ हैज टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड। अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल, देखो इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब्ड, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आप वरना कंफ्यूज हो जाओगे इन चीजों में, तो आप एग्जाम में गलत लिखा होगे। तो वो चीज है, देखो ऊपर 3 करोड़ क्या था, इशूड कैपिटल, यहाँ पर 5 करोड़ क्या है, पेड अप कैपिटल। तो ये चीज तो अगर 5 करोड़ से ज्यादा पेड अप कैपिटल है तो एक से ज्यादा एक्सचेंज में उसको जो है लिस्ट करवाना पड़ेगा। कंपल्सरी प्रोविजंस है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो सब देना पड़ेगा आपको। एओए का तो पता ही होगा। दैट द कंपनी शैल यूज अ कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, एक ट्रांसफर की फॉर्म होनी चाहिए।
एक तरह की, यूं नहीं है कि अलग अलग ट्रांसफर्स के लिए अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट द फुली पेड अप शेयर विल बी फ्री फॉर ऑल लियन, वो सारी चीजें यहाँ पर। लियन आपने अगर लॉ पढ़ा है, कॉर्पोरेट लॉ, तो आपको पता होना चाहिए लियन क्या होता है, ठीक है। नहीं पता तो ये चीजें खुद पढ़ा करो, बताने को मैं बता दूंगा लेकिन फिर आपको समझ वो जो है ना याद नहीं रहेगा। इसलिए कुछ चीजें हैं ना जो आपको इमीडिएट समझ नहीं आ रही हैं, तो वो उसको अभी के अभी, जैसे ही लेक्चर आप देख रहे हो तो उसको अभी के अभी जाओ, पॉज करो, गूगल करके आओ लियन क्या होता है, उसको फिर याद रखो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर जरूर करते रहा करो ये चीज़ें, ताकि आपको, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक हमारे कॉमर्स जो है ना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है, लेकिन जितना है उसके अंदर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोफिस्टिकेशन में हेल्प करती हैं। आप ये शब्द बोलते हो तो अच्छा लगता है। तो खैर, तो उसके बाद हमारा सेबी आ जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, शुरू से जो है हमने जब से यूनिट 2 स्टार्ट करी है, सेबी का नाम बार बार आया है, आपको उससे पहले भी सेबी का पता होगा। तो क्या है सेबी, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ, सेबी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, सेबी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमारी जितनी भी इंडिया के अंदर सिक्योरिटीज, एक्सचेंज, ट्रांसफर, सेल, परचेज, कैंसलेशन, न्यू इशू, फर्दर इशू, ये सारी चीजें हो रही है ना, जो ये किसके अंतर्गत होती हैं, किसके सुपरविजन के अंदर, किसके रेगुलेशन के अंदर होती हैं, वो इंस्टीट्यूट है हमारा सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के बिना, सेबी के सुपरविजन के बिना, सेबी की प्रेजेंस के बिना कोई शेयर लिस्ट नहीं हो सकता। लिस्ट नहीं हो सकता तो वो पब्लिक खरीद नहीं सकती, पब्लिक खरीद नहीं सकती तो उस शेयर के ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड कैसा। तो इस तरह की जो है सारी साइकिल जो है वो सेबी के थ्रू जाती है। सेबी अगर है तो आपका शेयर लिस्टेड है, लिस्टेड है तो आपके पास कैपिटल है, नहीं है तो फिर आप जो है अपना घर जाइए या कोई प्राइवेट कंपनी खोल के बैठ सकते हैं। With the growth in the dealing of stock market, a number of malpractices also started in stock market, such as price rigging, unofficial premium on new issue, delay in the delivery। अब न्यू इशू का हमने बताया था कि प्रीमियम आप जो है न्यू इशू पे नहीं दे सकते हो। एक साल तक अगर आपने जो है अपने कमर्शियल ऑपरेशन, एक साल कंपनी को तो बने बेशक 2 साल हो गए हो, लेकिन कमर्शियल ऑपरेशंस, जिस चीज के लिए आपकी कंपनी बनी थी वो करते हुए 1 साल होना चाहिए। कमर्शियल ऑपरेशंस का ये मतलब होता है, मान लीजिए एप्पल कंपनी है, वो 2020 में बनी, लेकिन उसने अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी 2021 में और मोबाइल सेलिंग स्टार्ट करी 2022 के अंदर। तो 2022 क्योंकि अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए हैं, तो एप्पल अपने जो है शेयर्स प्रीमियम पे इशू नहीं कर सकती। अगर 2023 हो तो 2023 के अंदर एप्पल अगर अपने शेयर इशू करती है तो वहां पर वो प्रीमियम पे इशू कर पाएगी, क्योंकि उसके फिर 2023 तक कमर्शियल ऑपरेशंस के अंदर ये 12 महीने हो चुके होंगे। आई बात समझ में? कमर्शियल ऑपरेशंस का मतलब जहां पर सेल परचेज हो रही है। तो प्राइस रिगिंग क्या होता है? अब देखो क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो बहुत शेयर्स लेते हैं। जब वो बहुत सारे शेयर्स लेते हैं तो मार्केट एंटिसिपेट करता है कि इस शेयर की फ्यूचर वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। अब झुनझुनवाला है, मान लो वो 1 करोड़ रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, तो मार्केट के अंदर ये एक तरह की एंटिसिपेशन हो जाएगी, भाई झुनझुन वाले ने इस कंपनी में पैसा लगाया तो दैट मीन्स ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, वो पागल तो है नहीं। तो लोग भी उसके अंदर पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो कंपनी के पास ओवर फ्लड हो जाते हैं क्या, फंड्स। अब झुनझुन वाला ये नहीं बताता कि वो पैसे निकाल कब गया, समझे? झुनझुन वाला ने 1 करोड़ रुपए लगाए, बाकी लोगों ने झुनझुन वाला को फॉलो करते हुए उसके अंदर 3 करोड़ रुपए लगा दिए, कंपनी को चाहिए थे सिर्फ 2 करोड़, झुनझुन वाला ने अपने 1 करोड़ निकाल लिए, कंपनी के पास 2 करोड़ बच गए। कंपनी उस 2 करोड़ देने के बाद इमीडिएटली 1 महीने के अंदर अंदर क्रैश हो जाती है। अब वो जिन लोगों ने 2 करोड़ रुपए लगाए थे उनका पैसा गया। यही होता है कैश बर्निंग टेक्निक, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टअप्स करते हैं। ये चीजें जो है इनको अवॉइड करना, अपने दिमाग से चीज करना। झुनझुन वाला जो है वो अपने दिमाग से काम करते हैं, और एक प्रोफेशनल जो होता है वो अगर तुमको सब कुछ बताने लग गया तो वो प्रोफेशनल रह नहीं जाए, समझे मेरी बात को? वो चीज हमेशा याद रखना, किसी पे पूरा भरोसा मत करो। झुनझुनवाला ने उस कंपनी में पैसे लगाए हैं तो झुनझुनवाला कभी अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी, शेयर मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जिट स्ट्रेटेजी, कि कब आपको पैसा निकालना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये कब पता हो सकता है? जब आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, जब आपके पास फोरसाइट हो। और फोरसाइट कब हो सकती है? जब आप चीजों को अच्छे से पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो, मार्केट के फ्लक्चुएशंस को देखते हो, कंपनी उन फ्लक्चुएशंस को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है वो देखते हो, गवर्नमेंट उन फ्लक्चुएशंस के हिसाब से किस तरह की पॉलिसी बना रही है। जब इन सारे फैक्टर्स को आप देखते हो, देन यू कैन बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। अदरवाइज 50-100 रुपए ऊपर शेयर पे ट्रेड करना, दैट इज नॉट
व्हाट इज मेंट बाय अ स्टॉक ट्रेडर। समझे मेरी बात को? तो यहाँ पर वो चीजें बताई गई हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 के अंदर, तो रेगुलेट करने के लिए किसको? सिक्योरिटी मार्केट को। SBI promotes orderly and healthy development in SEBI promotes orderly and healthy development in the stock market, but initially SEBI was not able to exercise complete control over the market transactions। तो शुरू में जब ये आई थी तो उसके जो है SEBI उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जो उसका पर्पस था वो उस तरह से निभा नहीं पा रही थी उसको अच्छे से, क्योंकि नई थी, उसको भी समझने में वक्त लग गया। लेकिन अब वो चीजें अच्छे से समझ चुकी है, अब वो बाकियों को समझाने का काम करती है। ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन 16 नंबर में आएगा, इस चीज को याद रखना। व्हाट इज सेबी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेबी, ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब देखो क्या है, कल को मान लो आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप किसके पास जाओगे? सेबी के पास जाओगे। सेबी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उनका डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, वो उस फोरम में आपकी कंप्लेंट दर्ज करेगा, उस फोरम के हिसाब से आपकी जो है प्रोसीडिंग्स करवाई जाएंगी। टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं कि सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना उसका काम है और सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। तो तीन चीज बताई है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बना के रखना, सिक्योरिटी मार्केट को प्रमोट करना और रेगुलेट करना। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, यही ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा नहीं है। अगर आपसे 16 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव्स पूछते हैं, तो वो सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबको पता है सेबी के फंडामेंटल सिर्फ ये तीन ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अलावा चौथा कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो कहीं आप शीट भरने के चक्कर के अंदर 4-5 लिखाओ, फैक्चुअली चीजों को गलत मत करा करो, ये चीजें याद रखना। और सेबी के फंडामेंटल तीन ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो तीन ये हैं, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मेंटेन रखना, स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना और उसके बाद रेगुलेट करना। अगर आपसे पूछे फंक्शंस क्या है, तो उसके अंदर फिर आप अलग अलग चीजें डिफाइन कर सकते हो। प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रमोशनल फंक्शंस हैं, एडवाइजरी फंक्शन है, कंसल्टेशन फंक्शन है, तो उसके अंदर आप अपना जो है हिसाब देख सकते हो। तो कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्राइस रिगिंग चेक करता है। प्राइस रिगिंग, अब ये 2 नंबर के 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया आपका यहाँ से। प्राइस रिगिंग रेफर्स टू मैनिपुलेटिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्लेटिंग और डिप्रेसिंग द मार्केट। मैंने आपको बताया जो अभी झुंझुन वाला केस था कि भाई वो जो है किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, लोगों को लगता है झुंझुन वाला ने डाले, कुछ सोच समझ के डाले होंगे, वो भी अपना पैसा लगा देते हैं, कंपनी के पास ओवर फ्लडिंग हो गई है, कंपनी फटाक से झुंझुन वाला को अपने पैसे वापस कर देती है, क्योंकि कंपनी को उसके पैसे की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी, रिगिंग एक्टिविटी थी। इस तरह की हरकतें चलती रहती हैं, ये आज भी चलती हैं, कल भी चलेंगी, हमेशा चलेंगी। सभी इस चीज के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल करता है, लेकिन वेरिएबल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा कंट्रोल लूज रहेगा। प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर इंफॉर्मेशन वगैरह, वो सारी चीजें जो है प्रोहिबिट करता है, वो सारी। तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, एजुकेशन का काम करता है, तो ये सारी चीजें आप जो है खुद से पढ़ सकते हो। डेवलपमेंट फंक्शन है, किस तरह से डेवलप करता है, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, तो इसके अंदर जो है कुछ भी टेक्निकल नहीं है। सभी का मैंने आपको मेन बता दिया है। ये क्वेश्चन लेकिन 16 मार्क्स में आएगा, ये चीज याद रखना। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना, ये आपके लिए एक फंडामेंटल एक वो बन गया, मैंडेट बन गया है कि आप इस चीज को आप अच्छे से करके जाएंगे। प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। फिर रोल क्या है सेबी का, वो बता रखा है। सिक्योरिटी को इशू करने का काम सेबी का है, बिना सेबी की गाइडलाइन, बिना सेबी की गाइडलाइन ही उसी ने इशू कर रखी है, तो बिना सेबी की प्रेजेंस के और बिना सेबी के सुपरविजन के आप सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते। इन्वेस्टर्स के लिए जो है उनका इंटरेस्ट मेंटेन रखना है, इन्वेस्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं तो इन्वेस्टर को रोकना है, इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है तो जो फ्रॉड करने वाली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पकड़ना है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, आपके ब्रोकर हो गए, सब ब्रोकर्स हो गए, उनको भी प्रमोट करना है, वो गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनको रोकना है, उनके सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं। एक ब्रोकर को ऑथराइज कौन करता है? सेबी ही करता है। ब्रोकर्स के आगे सब ब्रोकर्स को कौन ऑथराइज करता है? सेबी ही करता है। उनका एक एग्जाम होता है तो ब्रोकर बनने के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाती है। फिर आ गया है पावर्स ऑफ सेबी की। सेबी की पावर्स क्या हो सकती हैं? सेबी हैज पावर टू इंस्पेक्ट एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। वो चाहे अब जो एक कंपनी है जो मान लीजिए कोई गलत हरकत कर रही थी, उसके ऊपर इंस्पेक्शन के चार्ज लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं, तो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसके किसी भी तरह की शेयर एक्टिविटी, इनसाइडर एक्टिविटीज, वो सब जो है मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, मीटिंग्स, मिनट्स वगैरह सारी चीजें सेबी इंस्पेक्ट कर सकता है। SEBI has power to grant, renew and cancel registration to stock broker, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, इन सबको जो है
या तो इनके लाइसेंस इशू कर सकता है, रिन्यू कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। तो अब एक चीज याद रखना, सिक्योरिटी मार्केट में ए से लेकर जेड तक कोई भी हरकत हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सेबी की प्रेजेंस में हो रही है। सेबी है तो वो हरकत है, सेबी नहीं है तो वो हरकत क्या है? एक इलीगल एक्टिविटी बन जाती। सेबी हैज पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट फॉर ट्राइंग टू सूट। तो अब क्या है, देखो मैंने बताया था सेबी का अपना डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम है, वो उसके केसेस जो हैं खुद हेयर करता है। उसके लिए आपको किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। सेबी के पास कंप्लेंट जाएगी, सेबी ही उनकी हियरिंग करेगा। तो सेबी अपने आप में एक सिविल कोर्ट का काम करता है। इट हैज पावर टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को जो है रेगुलेट, रजिस्टर करता है। फिर से वही वही बातें आ रही हैं, इंस्पेक्ट, ऑडिट करने का, तो ये सारा काम आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज अब होते कौन कौन है, हम जब से पढ़ रहे हैं, ब्रोकर कौन होते हैं, स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं, सब ब्रोकर कौन होते हैं, वो सारी चीज यहाँ पर दी गई है। तो स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं? अब देखो क्या है ना कि स्टॉक ब्रोकर्स एज अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टॉक exchange or a sub broker as an agent of the stock broker or a person who assists in the investor to deal with the stock broker। तो देखो स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? जो आपके लिए स्टॉक्स को ब्रेक करता है, उसकी प्राइसिंग ब्रेक करता है, उस प्राइसिंग आपको सेल परचेज एग्रीमेंट के अंदर डालता है, उसके बीच में कमीशन खाता है। सब ब्रोकर कौन होते हैं? जो उस ब्रोकर के लिए काम करते हैं। सेबी के लिए, देखो कंपनी के लिए सिक्योरिटीज कौन वो करता है, ट्रांसफर करता है? ब्रोकर करता है। ब्रोकर के लिए अगर जो सिक्योरिटीज ट्रांसफर करनी है तो वो क्या कौन करता है? सब ब्रोकर करते हैं। ये तो एक तरह से जो मैंने आपको पहले समझाया था वो एक होलसेल, रिटेल और फाइनल इन्वेस्टर्स का सिस्टम बन जाता है। कुछ रिटेल आउटलेट्स, कुछ मान लो, देखो जैसे क्या है, होलसेल है, मान लो आप पुराने, अगर आप रोहतक एरिया में रहते हो तो यहाँ पे जो है अपनी जो है सब्जी मंडी है पुरानी, जो पुराने रोहतक की तरफ है, उस तरह से जो वो होलसेल एरिया है, वहां पर बड़े परचून की दुकान दिखेंगी आपको, लाला वगैरह बैठे होते हैं वहां पे। वहां वो क्या है? होलसेल ट्रेडर्स है। वहां से आपको जो चीज बहुत सस्ते में मिल सकती है वो चीज आपको आपके घर के आसपास वाली दुकान तक आते आते 10, 15, 20 रुपए तक का मार्जिनल फर्क देखने को मिलेगा। तो वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर वो क्या कर रहा है, वो बड़ी लार्ज यूनिट्स के अंदर डील कर रहा है और वो अपनी क्वांटिटीज में अपना मार्जिन निकाल रहा है। यहाँ पर देखो क्या है, होलसेलर जो है एक मैगी का पैकेट नहीं बेचता, वो बेचेगा तो मिनिमम जो है 10 पेटी मैगी की, मैगी के डब्बों की जो है वो बेचेगा। अब उसको उन 10 पेटी यानी क्वांटिटीज के अंदर मार्जिन मिलता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने आसपास रिटेल यूनिट पे जाओगे तो वहां पर आपको एक मैगी का पैकेट खरीदना है और वो आपको एक मैगी देगा और वो बिल्कुल एमआरपी पे देगा, क्योंकि वहां पर उसका मार्जिन उस मैक्सिमम एमआरपी चार्ज करके ही निकलेगा। तो इस तरह की चीजें जो है कर देखने को मिलती हैं। स्टॉक ब्रोकर भी इसी तरह से काम करते हैं। एक कंपनी है, कंपनी सेबी को बोलती है हमारे मार्केट्स जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप लिस्ट करवाओ। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होने के बाद वो ब्रोकर्स से कांटेक्ट करती है कि मेरे शेयर्स बिकवाओ। ब्रोकर्स अगर छोटे लेवल के हैं तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टर से कांटेक्ट करेंगे। ब्रोकर्स अगर बड़े लेवल के हैं और वो खुद अपने क्लाइंट्स को, तो उनके क्लाइंट्स कौन बन जाते हैं? फिर छोटे, उनसे छोटे लेवल के ब्रोकर्स। फिर वो छोटे लेवल के ब्रोकर्स आके डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। तो इस तरह की चीजें करने को मिलती है। उसके बाद फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स आ जाते हैं कि फंड मैनेजर हो गए, पोर्टफोलियो बैंक्स के अंदर आप जाओगे तो वहां पर मिलता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर या बैंक्स के अंदर, वहां पर आपको फंड मैनेजर मिल जाएगा, एसेट मैनेजर मिल जाएगा, पोर्टफोलियो मैनेजर मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है। पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा आप अपने थर्ड सेमेस्टर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको बता रखा है पोर्टफोलियो क्या होता है। जब आपने अपनी रिस्क को इस तरह से डिवाइड कर, डाइवर्सिफाई कर देते हो, ये आपको हाई रिस्क और लो रिस्क आपस के अंदर क्या हो सके, सेट ऑफ हो सके, और आपकी जो ओवरऑल जो आपका रेवेन्यू जनरेशन है, पैसिव इनकम जनरेशन है, वो मॉडरेट रहे, चलता रहे। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आ जाती हैं, आईसीआरए, क्रिसिल केयर वगैरह, ये सारी जो आपको क्रेडिट देती हैं, ए ट्रिपल ए प्लस प्लस, इस तरह की जो है, ए बी, वो सारी जो है यहाँ पर क्रेडिट एजेंसीज काम करती हैं। जो आपकी कि भाई आपकी डेट इक्विटी रेशो को देखते हुए, आपकी पिछले पास टाइम से आपने कितने डिविडेंड्स पे करे हैं, कितने इंटरेस्ट पे करे हैं, टाइमली पे करे हैं नहीं पे करे हैं, प्रॉफिटेबल हो या नहीं पे कर रहे हो, आपकी लिक्विडिटी रेशो कैसी है, करंट रेशो कैसी है, आपकी एसेट टू लाइबिलिटी रेशो कैसी है, ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ये बताया जाएगा कि आपकी क्रेडिट जो रेटिंग है वो इस तरह की है। और आप आने वाले टाइम में अगर मान लो ट्रिपल ए है तो वो बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है कि भाई आप अपने आने वाले टाइम में अपने डेट्स, ना सिर्फ अपने डेट्स पे कर सकते हो, बट इन केसेस अगर लिक्विडेशन होती है तो आप अपनी इक्विटीज तक को भी पैसा
पहुंचा सकते हो। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बताई गई। फिर मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। मर्चेंट बैंक इज इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज ऑन फी बेसिस इंक्लूडिंग लुकिंग फॉर प्री इशू एंड पोस्ट इशू सिक्योरिटी, अंडर राइटिंग, क्रेडिट सिंडिकेशन, फाइनेंशियल एडवाइजरी और प्रोजेक्ट काउंसलिंग। तो इस तरह की सर्विसेज जो है, मर्चेंट बैंक आपका नॉर्मल बैंक नहीं होता है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना। मर्चेंट बैंक का काम होता है मर्चेंट ऑपरेशंस करना, यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस करवाना। सिक्योरिटी इज प्री इशू, सिक्योरिटी के इशू होने से पहले, सिक्योरिटी के इशू होने के बाद, अंडर राइटिंग करना, काउंसलिंग करना, सिक्योरिटीज का एडवाइस देना, इस तरह के फंक्शंस जो हैं मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। फिर अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स मैंने आपको बताया था कि वो एक इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं, श्योरिटी देते हैं कि भाई मेरा काम है आपके शेयर्स बिकवाना, और अगर आपके शेयर्स नहीं बिकेंगे तो उनको मैं खरीदूंगा, मेरा नुकसान हो चाहे फायदा। फिर रेगुलेटरी बॉडीज आ जाती हैं, सेबी हो गया, स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, आरबीआई हो गया, एफडीआई, एफआईआई हो गई, ये सब चीज़। फिर डिपॉजिटरी हो सकते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं डिपॉजिटरी, देखो, बाय क्रिएटिंग अ सिस्टम फॉर सेंट्रल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी टू रिड्यूस टाइम इन द ट्रांसफर। तो एक बैंक की तरह काम करता है, 24 घंटे ऑपरेशनल होता है, लाइसेंसेस प्रोवाइड करता है ब्रोकर्स को कि इसके अंदर जितने भी शेयर्स हैं वो जो इंडिपेंडेंट फ्लो कर रहे हैं उनको आप सेल परचेज करवा सकते हो। अवॉइड रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, एनहेंस लिक्विडिटी एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स, ये सारी चीज़ जो है, इतना खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़। तो देखो यहाँ पर एक जो है आपको फ्लो चार्ट दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखो, इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो है डिपॉजिटरी या डीपीज के पास जाता है, डीपीज इनको डिपॉजिटरी के अंदर डालते हैं, डिपॉजिटरी आगे फिर कंपनीज के पास जाता है, कंपनी वापस ये सारे फ्लो जो है रिवर्स करती है इन्वेस्टर तक। तो ये सारी चीज़ जो आपको दे रखी है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो है, डीपीज का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। नॉट सो रेलिवेंट, बट आप ये जो है एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। समझे मेरी बात को, कि इन्वेस्टर्स जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, जो एजेंट्स होते हैं जो डिपॉजिटरी के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास जाएगा। डिपॉजिटरी एजेंट बताएगा कि भाई इस इन्वेस्टर को इतने शेयर्स खरीदने हैं, वो डिपॉजिटरी में इंफॉर्मेशन भेजेगा। डिपॉजिटरी कंपनी के पास ये चीज़ भेजेगी कि भाई ये बंदा जो है आपकी कंपनी के इतने शेयर्स खरीदना चाहता है, कि आप अलाउ करेंगे। कंपनी बोलती है हाँ ठीक है, अलॉट कर दो। कंपनी वापस डिपॉजिटरी को इन्फॉर्मेशन देगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बताएगा कि भाई हाँ कंपनी ने परमिशन दे दी है, अप्रूव कर दिया है, इस इन्वेस्टर्स को जो है शेयर आप दे दो, तो वो इन्वेस्टर तक पहुंचा देगी। तो एक रिवर्स साइकिल है। अगर डिपॉजिटरी नहीं है तो डीपी जो है डायरेक्टली जो है कंपनी के साथ भी डील कर सकता है, लेकिन कंपनी डिपॉजिटरी के थ्रू ही जाएगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख पाए, ये प्रोसीजर दे रखा है यहाँ पर। तो आपका जो यूनिट 2 है वो भी खत्म होती है। मेरी तरफ से कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछते रहिए, फीडबैक दे दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और यूनिट 3 हम अपना कल से स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपका इस जो ये आपका वीक है इसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। उसके बाद जो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हम देखेंगे क्या है। और आपके जो बाकी 2 सब्जेक्ट्स हैं, मोरल एजुकेशन एंड मीडिया एंड सोसाइटी, वो बहुत बेसिक से सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर हम टाइम जो है ज़ाया नहीं करेंगे। उसके मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर डिस्कस करवा दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि वो किस तरह के सब्जेक्ट हैं। बट मेरे ओपिनियन के अंदर वो बहुत ईजी सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा वो एग्जाम टाइम के अंदर। अभी के लिए तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज डाल दूंगा, सभी की, इसकी भी डाल दूंगा, उनकी भी, उसकी भी डाल दूंगा, उसकी ज़रूर डाल दूंगा, उसकी पहले डाल दूंगा, मीडिया एंड सोसाइटी एंड मोरल एजुकेशन। अगर इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है आपके एडिशनल तो वो कमेंट सेक्शन में फिर मेरे को बता देना। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक ये चीज़ें रिवाइज करते रहिए, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, फीडबैक दीजिए, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और थैंक यू।